नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर वर्ल्ड चैनल पे। जहां आज मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास लेकर आई हूं, जो रुक्मणी पब्लिकेशन बुक के एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संग्रह है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल को सभ्य काल कहा जाता है। ठीक है, इतिहासकार और उनके स्रोत। हिंदुस्तान शब्द आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। ठीक है, 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहास मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ कुछ समान था। अब नेक्स्ट है अल बरूनी। ठीक है, तथा इनकी जो किताब है किताब उल हिंद। अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल था। सन 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल बरूनी भी उनमें से एक था। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा। अल बरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहित तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए तथा संस्कृत धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। अल बरूनी ने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु और अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोलशास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक और शिल्पकार। दूसरे शब्दों में यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। जातीय व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्याओं को मानने के बावजूद अल बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। अरबी में लिखी गई अल बरूनी की किताब उल हिंद की भाषा सरल और अस्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित है। अब है इब्न बतूता का रहला। ठीक है, इब्न बतूता ने रहला बुक लिखा था। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। 1332 से 33 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था। सुल्तान उसकी विद्वत्ता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, फिर भी उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमियां दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। मालाबार से वह मालदीव गया, जहां वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा तथा अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जैतून, जो आज क्वांजू के नाम से जाना जाता है, गया। वहां भी गया था। 1347 ईस्वी में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के सब विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो जैसे 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी।
के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान इब्न बतूता के कारवा पर आक्रमण हुआ। इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया एवं मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसी वनस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊँट, दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश और बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नासिरुद्दीन नामक धर्म उपदेश के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके तथा 200 दास दे दिए। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने किया है। फ्रांसवा बर्नियार, अब देखते हैं, लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने भारतीय ग्रंथों के यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखों में से एक का नाम दुआते बरबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोहरी जो बैप्टिस्ट, ठीक है, तेवर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की। इतालवी चिकित्सक मनुकी, जिसे मनुची भी कहा जाता है, कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था और 1656 से 1668 ईस्वी तक भारत में 12 वर्ष तक रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में वह बाद में मुगल दरबार के एक अमीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में रहा। अब पूर्व और पश्चिम की तुलना देख लेते हैं। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुईस 14वां को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। बर्नियर के कार्य 1670 और 1725 के बीच फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था। 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा, समानता यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए, ठीक है। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता था भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया। 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक बताता था। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में ईस्वी में दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद ही लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। सन 700 से 1750 के काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी दर्शन होते थे, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल किया जाता था। इस उपमहाद्वीप में एक नई तरह के खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों की झुंड के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र होता था, अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। अपने सदस्य की ये व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं
अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मशालिक अल अबशर की फी ममालिक अल अमशर के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मशालिक अल अबशर की फी ममालिक अल अमशर के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए अब इस्लाम धर्म के बारे में देख लेते हैं। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। मुसलमानों में कुछ सैयद सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। मस्जिद या एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा अर्थात घुटना और माथा टेकते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता था। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश अर्थात खुतबा भी देता था। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते थे। अब हाथ में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता था। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता था। अब नेक्स्ट है अरबों का सिंध पर आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों पर 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल आक्रमण हुआ। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम इराक के शासक बगदाद के खलीफा का ईरान में गवर्नर अल हजाज के दामाद एवं भतीजा था। मोहम्मद बिन कासिम जो था इराक के शासक बगदाद के खलीफा का ईरान में गवर्नर अल हजाज के दामाद एवं भतीजा था। इस आक्रमण में सिंध का शासक दाहिर मारा गया। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। अरबों के आक्रमण के विषय में जानकारी अली अहमद द्वारा रचित चचनामाद में से मिलती है। डॉक्टर स्टैनली लैनपुन ने लिखा है कि सिंध का अरबों ने विजय तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही। यह एक प्रभाव रहित विजय थी। नेक्स्ट है तुर्कों का आक्रमण अर्थात गजनबी व गौरी। गजनबी वंश को यामुनी वंश भी कहा जाता है। इस वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अल्पतगीन का दामाद सुबुक्तगीन था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। अब महमूद गजनी अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने लगभग 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। महमूद के आक्रमण का उद्देश्य धन संपत्ति प्राप्त करना तथा धर्म प्रचार और ख्याति अर्जन करना था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता तथा उसका निशाना था कि संपन्न मंदिर जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर जिसे 1025 में इसने लूटा था। ठीक है, महमूद जो धन उठा ले गया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को उस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कीर्ति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी संस्कृत तथा अरबी मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का जारी किया। मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। लाहौर में गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक को बंदी बनाकर 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज तृतीय ने 1178 से 1192 ने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसकी हाथों हार गया। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। गौड़ी के सिक्कों पर एक और कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित मिलती है। ठीक है, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चहमानों ने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वाल से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था। विग्रहराज चतुर्थ विशल देव ने सरस्वती मंदिर सांस्कृतिक विद्यालय की स्थापना और हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। अब दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राजवंशों को देख लेते हैं।
12वीं सदी के मध्य में तोमारों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमारों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। चलिए एक नज़र अब दिल्ली सल्तनत पे दे देते हैं। इनमें कुल 5 वंशों ने शासन किया। जो पहला था एलबरी वंश से लेकर लोधी वंश, जिसमें फर्स्ट है गुलाम वंश, जिसपे 11 शासकों ने शासन किया। दूसरा है खिलजी वंश, जिसमें 5 शासकों ने शासन किया। तीसरा है तुगलक वंश, जिसमें 8 शासकों ने। और चौथा है सैयद वंश, जिसमें 4 शासकों ने। लोधी वंश में 3 शासकों ने। एक नज़र देख लेते हैं। गुलाम वंश में पहला शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। उसके बाद इल्तुतमिश आया, इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। इसके बाद रजिया सुल्तान आई। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, उसके बाद बलबनी राजवंश आता है। फिर नेक्स्ट है खिलजी राजवंश, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी, फिर शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, उसी तरह, ठीक है, चलता रहा। एक नज़र देख लीजिए। तो फिर आता है तीसरा तुगलक वंश, जिस पे 8 शासकों ने शासन किया था। पहला है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और फिर है सैयद वंश, जिसमें 4 शासकों ने शासन किया। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। 5वां है लोधी वंश, जिसमें बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। बारह सौ 6 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। दिल्ली के शासक अब राजपूत वंश 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, तोमार वंश ने 8वीं शताब्दी से 1165 वर्ष तक, अनंगपाल प्रथम ने 8वीं शताब्दी से ईस्वी तक में, ठीक है। अब इस तरह वैशाख भड़ी का चौहान वंश, जिसने 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक, पृथ्वीराज चौहान 1178 से 1192, पारंपरिक तुर्की शासक ने 1206 से 1290 तक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1210 से 1236, रजिया ने 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबल ने 1266 से 1287, ठीक है। खिलजी वंश 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। और उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल जो है 1320 से 1414 में तक था, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक आता है। फिर उसके बाद 1325 से 1391, फिरोज शाह तुगलक आता है 1351 से 1388 तक शासन करता है। नेक्स्ट आता है सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल जो है 1414 से लेकर 1491 तक रहता है, जिसमें सबसे पहले खिज्र खां, जिसका कार्यकाल 1414 से लेकर 1421 तक था। फिर लोधी वंश 1451 से 1526, बहलोल लोधी 1451 से 1489, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दिल्ली के सुल्तान। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ, ठीक है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, जो 1262 से लेकर 1289 के शासनकाल में इटली की यात्री मार्को पोलो ने काकतीय वंश का दौरा किया था। रुक्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी जिसे कश्मीर की रानी दिद्दा, ठीक है, जो जिसका कार्यकाल 980 से लेकर 1003, उनका नाम दीदी से निकला है। बलबन का सबसे बड़ा देन सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना था। बलबन ने अपने को ईरान के
अफराशियाब का वंशज घोषित किया। बलबन ने राजस्व सिद्धांत दिया और रक्त एवं लोक नीति का प्रतिपादन किया। इन्होंने फारसी परंपरा पर गैर इस्लामी दरबार का प्रबंधन किया तथा नवरोज सिजदा और पैबोस फारसी परंपरा को चलाया। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया। दीवान अर्ज नाम एक सैनिक विभाग का स्थापना बलबन ने कराया। खलीफा उल्लाह की उपाधि मुबारक शाह खिलजी ने द्वारा धारण किया। तुगरिल खां का विद्रोह बलबन के काल में बंगाल में हुआ। बलबन ने मेड़ता, अमरोह, कटेहर आदि क्षेत्रों में लूटपाट करने वाले के दमन करने के लिए सड़क के दोनों ओर जंगल साफ करवा दिया। एकता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाया। टंका और जीतल नाम से सिक्का चलाया और उस पर टकसाल का नाम अंकित इल्तुतमिश ने ही करवाया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ऐसा ही विचार आरपी त्रिपाठी रखते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश के सलाहकार जैनुद्दीन और सुल्तान इल्तुतमिश का मानना था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनना पड़ता था, जैसा कि रजिया ने पहनी थी। सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पदवी इमादुल मुल्क को दी गई थी। बहराम शाह के शासनकाल में 1242 में नायब ममालिकात पद का सृजन किया गया, जिस पर सर्वप्रथम इतगीन काबिज हुआ था तथा एकमात्र भारतीय मुसल रायहान इस पर आसीन हुए थे। अब दिल्ली सल्तनत का विस्तार और गैरसन शहर से साम्राज्य तक कैसे हुआ, चले देखते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए रखी हुई थी। इसका स्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में हुआ। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए ही ये अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र उसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेना को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य योजना है राजधानी परिवर्तन की। इन्होंने 1326 से 27 में किया था। तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया और उसने सुल्तान की राजधानी बनाया, सल्तनत की राजधानी बनाया। ठीक है, दौलताबाद को सल्तनत की राजधानी बनाई। यह योजना असफल रही। 1335 से पुनः दिल्ली को अब राजधानी बनाया गया। दोआब में कर विधि, यह योजना भी असफल रही, क्योंकि 1327 से 28 उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सके। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 में चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। खुरासान का अभियान की योजना 1335 से 37। खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों को गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया। योजना लागू ही नहीं हुआ। अब है कराचिल अभियान 1337 से 38। तुगलक ने अमीर खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिक को भिजवा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। अभी तक एक भी योजना इनका सफल ही नहीं रहा। जो नेक्स्ट है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। खिलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों को नेतृत्व करना और अपनी इक्ता में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपनी इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों
को तनख्वाह देते थे। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन एम हबीब का है। उनका मानना था कि नगरों का विकास तुर्की राज्य की स्थापना से तेजी से हुआ है। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर बनाया गया, जिस पर हरी केली नाटक अंकित है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियम बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सीमांतों से लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि उस स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने मसाहत करवाया और कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% लिया, तथा 2 मवेशियों पर चराई कर तथा 3 घरों पर, तीसरा जो है घरों पर घराई कर भी लगाया। अब जो है देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी भारत पर अभियान कौन कौन था। राज्य है जिसपे यादव वंश का राज था। इस राजधानी जो थी देवगिरी थी। शासक रामचंद्र देव और उनके पुत्र शंकर थे। अभियान का नेतृत्व जो मलिक काफूर कर रहा था और वर्ष 1307 से ईस्वी और पुनः 1312 ईस्वी में। अब दूसरा राज्य है जिसपे काकतीय वंश, ठीक है, राजधानी वारंगल था और शासक प्रताप रुद्रदेव था। इसमें भी अभियान जो है नेतृत्व मलिक काफूर कर रहे थे और वर्ष 1309 ईस्वी में। अब है तीसरा होयसल वंश जिसका राजधानी जो था द्वार समुद्र था। शासक वीर बल्लाल तृतीय था। इसका भी अभियान का नेतृत्व जो है मलिक काफूर कर रहा था वर्ष 1310 ईस्वी में। अब आता है नेक्स्ट पांडे वंश। इसकी राजधानी थी मदुरई, ठीक है, मावर थी और ये इसके राजा शासक थे वीर पांड्य और इसका भी नेतृत्व जो है मलिक काफूर ने 1311 ईस्वी में किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी सर्वप्रथम 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय यादव वंश के शासक रामचंद्र पर आक्रमण कर एलिचपुर के पास संधि करने के लिए विवश किया था। जब अलाउद्दीन शासक बना तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने की एक निश्चित योजना बनाई और अलाउद्दीन के दक्षिण भारत पर आक्रमण का उद्देश्य केंद्र में एक शक्तिशाली सेना के धन की आपूर्ति को दक्षिण भारत से पूरा किया जा सके, ताकि उस उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया जा सके तथा मंगोलों के आक्रमण से रक्षा किया जा सके। इन कार्यों में अलाउद्दीन सफल रहा। अलाउद्दीन ने रामचंद्र और प्रताप रुद्र को अधीनस्थ मित्र बना लिया। रामचंद्र को रायन की उपाधि, नवशारी का जागीर और चांदी का चादोबा या था चादर दिया। पांडे राज्य ने अधीनस्थता स्वीकार नहीं किया और वीर पांडे और सुंदर पांडे के बीच सत्ता के लिए गृह युद्ध हो रहा था। सुंदर पांडे को मलिक काफूर ने समर्थन दिया। मलिक काफूर ने रामेश्वर तक लूटपाट किया, मंदिरों को तोड़ा, लेकिन वीर पांडे ने अधीनता स्वीकार नहीं किया। सबसे अधिक जनधन की हानि पांडव वंश को उठाना पड़ा। दक्षिण भारतीय राज्यों के पराजय का मुख्य कारण एकता की कमी थी। ये आपस में एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आई यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। कभी कभी बांस के झुरमुटों में। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्शियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर बनाया। ठीक है, शहर दहली एक गुहा को निवासी से खाली करवा कर वहाँ सैनिक छावनी बना दी। किसानों के सैनिक की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त पैदावार को 50% हिस्सा कर के रूप में तय कर दिया। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू कर दिया। सैनिक अपना आवश्यक सामान आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन के व्यापारियों से खरीदते थे। ये सिक्के धातु के बने होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया।
अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था लागू किया। बाजार का सर्वोच्च संगठन दीवान ए रियासत था तथा सहना ए मंडी और बरीद ए मंडी भी बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित है। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना भू राजस्व में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्थापित किया गया। अलाउद्दीन ने धर्म को राजनीतिक से अलग किया। राजनीतिक मामलों में शरीयत को महत्व नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नामकरण खिरजाबाद अपने पुत्र के नाम पर किया था। गियासुद्दीन तुगलक नहर का निर्माण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। गियासुद्दीन तुगलक का संबंध निजामुद्दीन औलिया से अच्छा नहीं था। गियासुद्दीन तुगलक ने अलाई अमीरों को खचाजातास तथा या सहदास माना था। महमूद ए दिल्ली से सम्मानित निजामुद्दीन औलिया का कथन है कि हुनुज दिल्ली दूर अस्त अर्थात दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया का जुना खान से बेहतर संबंध था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक से एक कृषि विभाग की स्थापना की। इन्होंने अमीर एक साधु की नियुक्ति विद्रोह को रोकने के लिए किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को तकाबी ऋण बांटे जिसे सोनहर कहते थे। महान जैन आचार्य जिन प्रभा सूरी मोहम्मद बिन तुगलक के प्रथम मित्र थे, जिनके साथ वे धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करते थे। इन्होंने अपने राज्य में विद्रोह प्रवृत्ति पर कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य सर दर्द ठीक करता है, तत्परांत बुखार हो जाता है। वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो वो कुछ और हो जाता है। सल्तनत काल में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर शासन करने वाला और सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्रोह का सामना करने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। इनके निधन के बारे में बदायूनी ने कहा है कि राजा को प्रजा से तथा प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। सल्तनत कालीन अकबर फिरोज शाह को कहा गया है कि जिसने दीवान ए बदगान, दीवान ए खेरा, दारुल ए सफ़ा और दीवान ए इस्तेहाक, दीवान ए समा और सार्वजनिक निर्माण विभाग, रोजगार ब्यूरो आदि विभागों की स्थापना की। सैयद उल सलातीन का पद फिरोज शाह तुगलक ने धारण किया। यह पद प्रथम कट्टर मुस्लिम शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया। सल्तनत कालीन सबसे बड़ा इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी द्वारा तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदरी पुस्तक फिरोज शाह के काल में ही लिखी गई। बर्नी ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान फिरोज शाह को कहा था। फिरोज शाह एकमात्र सल्तनत कालीन सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा फुतहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखी। फिरोज शाह ने अनेक करों को हटा दिया। सरा के अपवाद में हिक्स उल हर्ब सिंचाई कर 10% वसूल किया। फिरोज शाह ने उसरी भूमि से भू राजस्व 1/10 वसूल किया। सर्वप्रथम फिरोज शाह ने मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर आगे चलकर सिकंदर लोदी ने भी यह प्रतिबंध लागू किया। बहलोली सिक्का बहलोल लोदी द्वारा निकाला गया, जो मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही। बहलोल लोदी ने घोषणा किया कि राजतत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजतत्व है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के युद्ध में मारा गया। मेहरौली के लौह स्तंभ के समीप कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ऐबक द्वारा जैन मंदिरों के अवशेष पर किया गया है। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। सुल्तान के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहाँ जिला अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतीक्षा पर था, वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोली के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। नेक्स्ट है मुबारक खिलजी ने अपने को खलीफा घोषित किया। अब सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण देख लेते हैं। प्रमुख इमारतें कुतुब मीनार का जो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने। हौज ए शम्सी और शम्सी ईदगाह इल्तुतमिश ने। बदायूं का जमा मस्जिद इल्तुतमिश द्वारा। बलबन का मकबरा बलबन द्वारा। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। हौज एल अलाई अलाउद्दीन खिलजी। जमात खानाम अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून अलाई दरवाज़ा, ये सभी जो था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा था। उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी द्वारा। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अब 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत काल कैसा था देख लेते हैं। तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल का मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े थे।
उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे एक नए शासक समूह भी उभरे। अब आता है नेक्स्ट शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने पिता के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। दिल्ली के पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह द्वारा करवाया गया। शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर में हो गया। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह ने चांदी का रुपया सिक्का जारी किया। शेरशाह की मुद्रा को आधुनिक ब्रिटिश मुद्रा भारत में प्रणाली का जनक माना जाता है। विंसेंट स्मिथ का यह कथन है। ठीक है, सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन इसके बाद प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1526 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ठीक है, मात्र एक मुट्ठी बाजार के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह जो कथन था शेरशाह का था। पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शेरशाह ने प्रारंभ की। शेरशाह का डाक प्रबंधन मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शेरशाह द्वारा जो भू राजस्व निर्धारित किया गया उसे राई कहा जाता है। शेरशाह द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक थे। शेरशाह का उत्तराधिकारी जो था इस्लाम शाह था। अब नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय राज्य जिसमें जौनपुर राज्य। इस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां की स्मृति में किया था। ठीक है, स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजरा ने किया था। मलिक सरवर को मलिक उस सर्क तथा ख्वाजा जहां के नाम से भी जाना जाता है। इब्राहिम शाह सर्की के समय जौनपुर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। हुसैन शाह सर्की इस वंश का अंतिम शासक था। अब नेक्स्ट है बंगाल। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में फखरुद्दीन मुबारक शाह ने किया था। 1338 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। अब मालवा आता है। संस्थापक दिलावर खान 1401 ईस्वी में। राजधानी धार था। ठीक है, मालवा के शासक मोहम्मद शाह ने मेवाड़ के राणा कुंभा से युद्ध किया था। अब नेक्स्ट है गुजरात। संस्थापक जफर खां उपाधि मुजफ्फर शाह। स्थापना 1407 ईस्वी में। सबसे प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बेगरा। गुजरात के शासक अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की तथा गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लगाया। अब नेक्स्ट आता है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों ने शासन किया। संगम राजवंश 1336 से 1485 ईस्वी में। दूसरा है सुलभ राजवंश 1485 से 1505 ईस्वी। तीसरा है तुलुब राजवंश जो 1505 से 1570 ईस्वी तक। अराविडु वंश राजवंश 1570 से लगभग 1650 ईस्वी तक शासन किया। हरिहर ने होयसाल को अपने राज्य में मिला लिया। हरिहर दूते ने महाराजा धीराज की उपाधि ली। बुकार ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। देवराय दूते ने इस्माडी देवराय ने सर्वप्रथम मुसलमानों की भर्ती सेना में की थी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन विजयनगर साम्राज्य में शासन काल से संबंध थे। माधव ने पराशर स्मृति पर टीका की। शायन का भाई विद्यारण माधव हरिहर और बुक्का के गुरु थे, जिनके प्रभाव से आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। देवराय दूत के दरबारी श्रीनाथ ने हरिविलासन की रचना की थी। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। 17वीं-18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया और पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा था। इस नाम का आविर्भाव यहाँ के स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। हम्पी की खोज हम्पी के भग्नावशेष में 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया।
कॉलिन मैकेंजी ने 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 ईस्वी में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। अब नेक्स्ट है शासन और व्यापारी। राज्य के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़े का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदरई, चेटी तथा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। 1498 में कुछ और लोग पटल पर उभर आए और ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। विजयनगर में मशालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था ने 1485 ईस्वी तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुल्बों ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे, और वे 1505 ईस्वी तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुबों ने उनका स्थान ले लिया। कृष्णदेवराय तुलुब वंश से ही संबंध रखते थे। कृष्णदेवराय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया गया। 1512 ईस्वी में उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया। 1514 ईस्वी में तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया। 1520 ईस्वी में कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। कृष्णदेव की मृत्यु पश्चात 1529 ईस्वी में राजकीय ढांचे पर तनाव उत्पन्न होने लगा। उसने उत्तराधिकारी को विद्रोही नायकों तथा सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय ने नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा बनहट्टी के नाम से भी जाना जाता है, के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। अराविदु राजवंश ने पेनुकोंडा से बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप से शासन किया। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय शासनकाल, जो 1509 से 1529 ईस्वी तक ने शासनकाल के विषय में अमुक्तमाल्यद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी। कृष्णदेवराय ने ब्राह्मणी राज्य के सुल्तान महमूद शाह द्वितीय का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाले यवन राज्य स्थापनाचार्य विरुद्ध धारण करने का गौरव महसूस किया। बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकारी के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। देवराय फर्स्ट ने फारस और अरब से भारी मात्रा में घोड़े खरीदे। इसके महत्व को समझने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। हम्पी तुंगभद्रा नदी तट पर अवस्थित है। विजयनगर पर रॉबर्ट सिविल ने द फॉरगॉटन एम्पायर पुस्तक की रचना की है। ठीक है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जहां हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया है। कमल भवन हम्पी में स्थित है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जो 8 तेलुगु कवियों का समूह था, जिसने अल्लासीन पदेना सबसे महत्वपूर्ण था। कृष्णदेव राय ने अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। तेनालीराम रामकृष्ण की रचना पांडुरंग महात्म्य है। ठीक है, कृष्णदेव राय का शासनकाल क्लासिक युग तेलुगु साहित्य के लिए माना जाता है। इस काल में प्रधानमंत्री को महाप्रधान कहा जाता है। विजयनगर में राज्य को मंडलम, प्रमंडल और वलनाडु कहा जाता है। समूता विजयनगर में कोट्टम जिला कहते हैं। कोट्टम को नाडु और मेला ग्राम भी में बांटा गया है। मुदुरै विजयम पुस्तक की कवित्री गंगा देवी है, जो अपने पति राजकुमार कंपन के मदुरै विजय के उपलक्ष्य में लिखी है। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। राय और नायक साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाले में सेना प्रमुख होते थे, जो समानता केलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थन होते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक के प्रभु सत्ता के आगे समर्पण किया, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय और द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। अमर नायक राज्य को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करता था और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज्य के दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित करते थे। निकीलो डी कॉन्टी नामक एक इतालवी व्यापारी, अब्दुल रज्जाक नामक फारस के राजा दूत, अफनाशी निकितन नामक रूस का एक व्यापारी,
जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की, और दुआर्ते, बारबोसा, डोमिंगो पायस और पुर्तगाल की फर्नाओ नूनीज जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे। विजयनगर की राजधानी 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट कोझिकोड भेजा गया। दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी में प्रभु बहुत प्रभावित हुए और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। सामान्य लोगों के आवासों को जब अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बारबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं और फिर भी सुदृढ़ है और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गालियों में व्यवस्थित है। पानी के संचय और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण खोजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। अब राजकीय केंद्र जो कैसा था वो देख लेते हैं। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई, पर इसमें 60 से अधिक मंदिर सम्मिलित थे। अब महानवमी डिब्बा, ठीक है। महानवमी डिब्बा राजा का भवन नामक संरचना अंत क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला। इसके 2 सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें समानतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक है। त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपने नायकों की सेना को खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह का निरीक्षण करता था, ठीक है। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। अब धार्मिक केंद्र कैसा था देख लेते। मान्यता के अनुसार राजस्थानी मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षण देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। विजयनगर के स्थान पर चयन वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिर के अस्तित्व में से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। शासक देवताओं से अपनी गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते हैं। हम मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राज के प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों के मीनारों को बोना प्रतीत कराते थे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली और यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल 1986 में घोषित किया। हम्पी एक नज़र में देख लेते हैं। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गाढ़े चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाली मसाले का प्रयोग नहीं किया गया और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया है। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए हैं। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे थे जिनमें कमल और टोड़ों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली। विजयनगर शासकों द्वारा मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रशस्त बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल कोष, जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचे और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। अब विजयनगर के साम्राज्य के राजवंश के बारे में देख लेते हैं। एक तरफ यात्री है, देश है, शासक के विवरण है। निकोलो कॉन्टी जो है देश इटली का था और यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ठीक है। अब्दुल रज्जाक जो है फारस का ये व्यक्ति था जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाली था जो कृष्ण देवराय के रूप में शासनकाल में आया था। बारबोसा पुर्तगाली था जो कृष्ण देवराय के काल में आया था। सीजर फ्रेडरिक जो पुर्तगाली था सदाशिव राय के काल में आया था। नूनी जो पुर्तगाली था अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था।
अब जो है निकेतन ऋषि यात्री बहमानी शासक मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में दक्षिण भारत आया तथा जिन्होंने विजयनगर की पतनशील अवस्था का विस्तार से चर्चा किया। अब नेक्स्ट आता है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह अथवा हसन गंगू ने किया था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो थी गुलबर्गा थी। बहमनी राज की मुद्रा हून थी। बहमनी शासक महमूद गवा का प्रधानमंत्री मोहम्मद तृतीय था। बहमनी का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। इब्राहिम मोदी आदिल शाह द्वितीय ने किताब ए नोरश पुस्तक लिखी। कलीमुल्ला की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हुआ। पहला जो था अहमदनगर, जिसका वंश था निजाम शाही वंश, संस्थापक मलिक अहमद था। दूसरा है बीजापुर, जिसका वंश था आदिल शाही और इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। तीसरा है बीदर, बरीद शाही था और इसका संस्थापक जो था अमीर अली बरीद। चौथा है बरार, इसका जो वंश था इमाद शाही था और इसके संस्थापक जो फतेह उल्लाह इमाद शाह थे। पांचवा है गोलकुंडा के जो वंश था कुतुब शाही था और इसकी कुली कुतुब शाह थे। ठीक है, आज के वीडियो को फर्स्ट पार्ट के रूप में यही समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं इस भक्ति आंदोलन से आगे तक ले जाऊंगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरा जो वीडियो है कैसा लगता है। ठीक है, आप लोग कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।